हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू न्यू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया आईबीओ, डेट इज आईबीओ 3। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम आईबीओ 3 स्टार्ट करिए, हम लोग को क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आज से हम आईबीओ 3 स्टार्ट कर रहे हैं और मेरी यही कोशिश रहेगी कि इसको जल्दी से जल्दी मैं कवर करवा पाऊँ। ठीक है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आईबीओ 3 स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने टॉपिक यहाँ पे डाल रखा है यूनिट 4 का, दैट इज योर एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। अब इसकी क्या वजह है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपके आईबीओ 3 का जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, राइट। पहला चैप्टर है आपका इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इस चैप्टर में बेसिकली आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में खुद ही देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मतलब मुझे कुछ समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है और मुझे लगा कि जहाँ पे मुझे एज सच बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें आप खुद भी अपने आप कवर कर सकते हैं, राइट। इसीलिए मैंने फर्स्ट यूनिट को स्किप कर दिया है। ठीक, बात करती हूँ सेकेंड यूनिट की, दैट इज इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्यों स्किप किया। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, देख लीजिएगा, मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ से कवर कर लीजिएगा। बाकी आपकी बुक में कुछ अगर एक्स्ट्रा पोर्शन दिया है पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है एक्स्ट्रा पोर्शन तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। और अब मैं यूनिट 3 की बात करूं, दैट इज योर इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड के बारे में भी हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है ना। तो वहां से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे भी सेम ही रूल अप्लाई होता है। अगर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं क्लियर हो पा रही हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं कवर करी हैं और आपके इस पर्टिकुलर आईबीओ में कवर हो रही है, अगर नहीं समझ आती है तो बता दीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने फर्स्ट ब्लॉक क्यों स्किप किया है। आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर एकदम भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा, मैं बता भी दूंगी। और बहुत ज़्यादा लोगों की अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, अगर मेजॉरिटी के साथ यही सीन रहेगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया के बारे में। ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। एंड कल के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वजह मैंने आपको बताई थी मैं क्यों नहीं वीडियो प्रोवाइड कर पाई। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एमकॉम फाइनल ईयर वालों के लिए ऑलरेडी सेशन प्रिपेयर कर चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि आप लोग के लिए भी प्रिपेयर कर दूंगी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि नहीं हो पाया। तो आई एम वेरी सॉरी। आई होप आप लोग भी समझेंगे इस बात को। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से किसी ने मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली आपको इन्फॉर्म करती रहती हूँ। और टेलीग्राम चैनल की जहाँ तक बात रही तो यहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड हो जाती हैं, तो इग्नू स्क्वाड को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं फॉरेन ट्रेड की यहाँ पे बात करूँ तो फॉरेन ट्रेड में दोनों ही चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स हो गए और हमारे इम्पोर्ट्स हो गए, राइट। अब इंडिया का क्या सीन था? इंडिया सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया करती थी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो कैसी है? लेबर इंटेंसिव कंट्री है। तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ईजिली हो जाती है जहाँ पे हमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है। और एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गई, लेदर के प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, फैब्रिक्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए। तो इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट इंडिया करता था। ठीक, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारी कंट्री कैसी है? लेबर इंटेंसिव है। तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ईजिली हो जाती है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वे में होती है। ठीक है। जब हम कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती होगी, है ना, क्योंकि हर एक कंट्री हर एक जोन में स्पेशलाइज नहीं होती है, हर एक रिसोर्सेज उसके पास नहीं होते हैं, है ना।
तो अगर मैं इंपोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे इंडिया सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करती है, ये सब आपको पता होगा, पेट्रोलियम का, है ना। पेट्रोलियम है, हमारे लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक, कैपिटल गुड्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं, आयरन स्टील है, फर्टिलाइजर्स हैं, इन सब का इंपोर्ट इंडिया करती है। क्यों? क्योंकि जो ये इंपोर्ट्स हैं ये कैसे हैं, कैपिटल इंटेंसिव। हमारी कंट्री कैसी है, लेबर इंटेंसिव है। तो अगर यहाँ पे कैपिटल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने लगेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी और हमारे इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा आएगी। तो इसलिए इंडिया को क्या बेनिफिशियल लगता है कि अपनी कंट्री में उसको मैन्युफैक्चर करने से अच्छा हम उसको इंपोर्ट कर लें, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये रियलाइज होने लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं। अब जब इंपोर्ट्स आपके बढ़ते जाएंगे तो सीधी बात है कि आप डेफिसिट की कंडीशन में चले जाएंगे, है ना। आपका बीओपी जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा, उसने सोचा कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बढ़ावा किसको देंगे या ज़्यादा एम्फेसिस किस पे डालेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे डालेंगे, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन हैज बीन डिफाइंड as those public policy measures which actually or potentially enhance exporting activity at the company, industry or at a national level। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, बेसिकली जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट कंपनीज को स्टैब्लिश किया जाता है डोमेस्टिक कंट्री में और उनको बढ़ावा दिया जाता है, अपलिफ्ट किया जाता है, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको हम अपनी कंट्री में बनाने की कोशिश करें और उसको एक्सपोर्ट करें, ठीक है। जैसे अगर मैं करंट सिनेरियो का एग्जांपल ले लूं तो इस टाइम पे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप खुद भी देख रहे होंगे कि मोदी जी अपनी स्पीच देते हैं तो उसमें बताते हैं कि इंडिया ने कितनी ज़्यादा मेडिसिन फॉरेन कंट्रीज में भेजी हैं, है ना। हमारे पास इसका कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं था पहले, है ना। पहले हम खुद ही ये सब चीज़ों को इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज इंडिया आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है तो जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है, प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और इसी तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते जाएंगे और एक टाइम हो सकता है ऐसा आ जाए कि हमारा जो डेफिसिट है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक। ऑल्दो many forces determine the international flow of goods and services, export promotion is one of the principal opportunities that governments have to influence the volume and the types of goods and services exported from their areas of jurisdiction। I hope इतनी बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Export promotion strategy promotes only the industries that have potential for developing and competing with foreign rivals। Since the goal is to trade abroad, there becomes competition which in turn remedies the return to scale। The main goal of the export promotion is to prepare the potential industries for competition with the foreign rivals। So the industries at their childhood must be protected for a while। अब देखिए, अगर आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, है ना। नई टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत पड़ेगी, नई चीज़ों को अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, फॉरेन मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको भी अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो फॉरेन कंपनीज को कह सकते हैं कंपटीशन दे सकें, ठीक है, उनके साथ compete कर सकें। क्योंकि अगर वो compete नहीं कर पाएंगी तो वो कभी भी फॉरेन मार्केट में स्टैंड ही नहीं कर पाएंगी, और जब फॉरेन मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएंगी तो आप कभी भी अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी हमारी न्यूली स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये प्रोटेक्शन किस फॉर्म में रहती है, जैसे सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, ठीक है, टैक्स में थोड़ी रीबेट दे दी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करती है गवर्नमेंट, ताकि हमारी कंपनीज या हमारी इंडस्ट्रीज इजीली सेटल हो पाए और कुछ टाइम के बाद जब वो एक तरह से स्टैंड हो जाएं तो वो फॉरेन कंपनीज को कंपटीशन दे सके, ठीक। आई होप आपको यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन बेसिकली क्या होता है और क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
अभी तो हमने बात कर ली कि एक्सपोर्ट प्रमोशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं रैशनल एंड एवोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज इन इंडिया। क्या नीड हुई और किस तरह से एक्सपोर्ट प्रमोट किया गया या एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई गई इंडिया में, ठीक है। तो द इंडियन एक्सपोर्ट कैपेसिटी इफ एनी was limited to supplying certain primary commodities which are normally subject to numerous constraints, including low unit value realizations. The industrial sector, in particular, had suffered years of Benjamin neglect at the hands of our erstwhile British rulers, perhaps as a matter of deliberate policy. The ascent of our policy planners immediately after independence was thereof on rapid industrializations of country and attaining self-sufficiency in the output of various industrial goods and services. तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया कौन से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, फैब्रिक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, राइट। अब ये सब जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे, हमको यहाँ पे ज्यादा वैल्यू रियलाइज नहीं होती थी, ठीक है। अब अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो वो आज भी ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, है ना। आप अगर देखेंगे तो मेहनत ज्यादा लगती है, हमारे फार्मर्स को भी कितना ज्यादा पेन उठाना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, कभी फ्लड आ जाता है तो फसल भी खराब हो जाती है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो हमको यहाँ पे ज्यादा वैल्यू रियलाइज नहीं हो पाती है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है कि कंट्री हमारी आगे ग्रो नहीं कर पा रही थी, ठीक। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, दैट इज योर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 की। उस टाइम पे सोचा गया कि अगर हमने अपनी कंट्री को लिबरलाइज नहीं किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया अपनी इंडस्ट्रीज का, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो हम कभी भी सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन नहीं कर पाएंगे और हमेशा हमको प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट ही करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को लाने की शुरुआत हो गई थी, ठीक। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ डेफिनेट नीड टू डिस्करेज इंपोर्ट्स इन जनरल व्हाइल encouraging द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू appropriate import substitution measures for a specific period of time. The concept of export promotion under these circumstances did not receive the importance and emphasis that it should normally receive as a component of trade policy in the earlier years. Import substitution and provision of adequate protection to the domestic industry were the primary concerns of our policy makers at that point of time rather than exports and export promotion. देखिए क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने सोच तो लिया था कि ठीक है हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडेप्ट करना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या सोचा कि हम किस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकें। जो मेजर एम्फेसिस रहा गवर्नमेंट का वो किस पे रहा कि हम किस तरह से अपने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकें और अपनी जो इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। जबकि इनका जो ऑब्जेक्टिव या फिर मैं कहूँ इनका जो गोल होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए था कि किस तरह हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और किस तरह से हम एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करें, ठीक है। एक तरह से अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस सिर्फ किस पे था कि हमें किसी तरह से अपने इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है और अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना है, ना कि उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हम किसी तरह से अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव होता कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, अगर इस पॉइंट को लेके चलते तो वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन खुद ही हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था वो उतना एप्रोप्रिएट नहीं था और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाया था, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई थी जितनी मिलनी चाहिए थी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Soon, a number of export promotion institutions were established. In addition, many export incentives were introduced to boost the exports. However, the whole exercise was only partially successful because all export promotion policies and programs were mostly negated by still existing highly restrictive import policy and high import tariff. This proved to be a big obstacle in rapid expansion and modernization of an outdated industrial infrastructure and setting up export quality norms within the country.
नेक्स्ट क्या हुआ, जब गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि हमको एक्सपोर्ट को ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, ना कि हमको इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में, ना कि प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी फॉलो करने में और ना ही इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने में। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के क्या किया गया, वेरियस इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया गया ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट अप किया जा सके। ठीक है, अब जब वेरियस इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया गया ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके, वहां भी कई ऑब्स्टिकल्स आए। और ऑब्स्टिकल्स कैसी आई, जो इम्पोर्ट पॉलिसीज थी या इम्पोर्ट टैरिफ्स थे वो आज भी हाई थे। और जब आपके इम्पोर्ट पॉलिसी या फिर आपके इम्पोर्ट टैरिफ्स इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव होंगे, हाई होंगे, तो आपको एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल बन के आ ही गया। ठीक, so only after the central government decided on initiating wide-ranging economic reforms in 1991, there was a visible shift in trade policy emphasis. High custom tariffs on several items were considerably reduced. All procedural hurdles for exports were also removed. तो ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में, ये कब तक आए, जब तक हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना। जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनी कंट्री में लाना पड़ेगा, इसको अडेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी कंट्री आगे ग्रो कर पाएगी। और उसी के बाद से एक अच्छा शिफ्ट देखा गया, राइट। और जब हमने अडेप्ट कर लिया तो जितने भी टैरिफ्स थे, जितने भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, सबको हटा दिया गया ताकि ट्रेड इजीली किया जा सके। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन की जरूरत पड़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। So there was thus a clear realization that export promotion policies cannot operate successfully side by side with a protectionist regime which only muffled healthy competition, created inefficient and high-cost industries, and led to distortion in the exchange rate system. In the wake of recent export growth and the benefits it has brought to the country, export promotion is today an article of faith with the government of India. तो यहाँ पे हमें एक चीज तो एकदम क्लियर हो जाती है कि अगर हमें अपने ट्रेड को बढ़ाना है, हमें अगर अपनी कंट्री को फॉरेन मार्केट में देखना है, जल्दी ग्रो होते देखना है, तो हमें जो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। जैसे अगर आप अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट करें, जब कोई बच्चा छोटा होता है और वो जैसे साइकिल सीख रहा है, ठीक है, अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहें कि नहीं अगर वो साइकिल चलाएगा तो गिर जाएगा, तो क्या कभी वो आगे बढ़ पाएगा, वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा। उसके अंदर हमेशा ये डर रहेगा कि नहीं मैं गिर सकता हूँ या मैं गिर सकती हूँ। लेकिन जब उसको थोड़ा सा लिबर्टी दिया जाएगा, थोड़ा सा उसको मोटिवेट किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि नहीं हाँ तुम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, है ना। ऐसा पेरेंट्स पीछे से साइकिल पकड़े रहते हैं और फिर जब देखते हैं बच्चा आराम से पैडल मान ले रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो सिमिलरली कंट्री के साथ भी हमें यही करना पड़ता है। अगर हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, सोचेंगे कि कोई भी फॉरेन कंट्री की जितनी कंपनीज हैं हमारी कंट्री में ना आए, वरना वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खराब हो जाएंगी, रुइन हो जाएंगी, वो ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाएंगी खुद को। तो अगर हम प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे तो जो आपकी कंट्री है वो कभी भी इसलिए ग्रो नहीं कर पाएगी। और इसी वजह से देखिए, अगर आप यूएसए है, चाइना है, इन लोगों ने इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया था और इसीलिए कहीं ना कहीं ये हमसे अभी थोड़ा आगे है। लेकिन इंडिया भी आज इस टाइम पे काफ़ी आगे बढ़ गया है। लेकिन अगर मैं पिछले टाइम की कुछ बात करूँ तो यूएसए ने ऑलरेडी हमसे पहले चीज़ों को अडेप्ट कर लिया था, है ना, इसीलिए वो आज भी फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब देख लेते हैं कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक,
So at the apex level, it is the Department of Commerce in the Ministry of Commerce which is responsible for all policy decisions relating to infrastructure and export promotion in India. As an apex body, the Department of Commerce in the ministry is responsible for India's external trade and other matter connected with it, such as state trading, export promotion measures, and the development and regulation of certain export-oriented industries and commodities. The department has also the principal responsibility for formulation and monitoring of the export and import policy of India. तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट प्रमोशन में वो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? एक एपेक्स लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय एपेक्स लेवल? जो कि सुप्रीम है, जो कि टॉप पे है। ठीक है, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो हमारा आरबीआई जैसे एपेक्स लेवल पे है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हमारा एपेक्स लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जितने भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेके हो, सारे डिसीजन कौन लेता है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लेता है। ठीक, इसके अलावा अगर हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना है तो उसको प्रॉपरली डेवलप करना, उसको कैसे रेगुलेट करना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की होती है। ठीक है, और जो भी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके जो भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी को फ्रेम करना है, उसको किस तरह से मॉनिटर करना है, हर एक चीज पे कौन ध्यान देता है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स देता है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन अगर एपेक्स लेवल पे है, सुप्रीम अथॉरिटी है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो उन्हें हर एक एरिया, हर एक जोन पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। Many other have started to organize training programs on export development using services of specialist organizations like the Indian Institute of Foreign Trade to create an export climate at state level. तो ये तो हमने बात कर ली एपेक्स लेवल की बॉडी की, जो कि हमारी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, राइट? अब एक चीज आप मुझे बताइए कि अगर आपको कोई बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? सीधे आरबीआई जाएंगे या अपनी नियरेस्ट ब्रांच जाएंगे? तो मेरे ख्याल से आपका ऑब्वियस आंसर यही होगा कि मैम हम तो नियरेस्ट ब्रांच जाएंगे, हम आरबीआई क्यों जाएंगे? क्योंकि आरबीआई ने बैंक्स को तो इसीलिए एस्टैब्लिश कर रखा है ना कि जो कॉमन पीपल हैं वो वहां जाके अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सके, राइट? सिमिलरली एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी क्या किया गया? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश किया गया ताकि वहां पे अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा सके, किस तरह से एक्सपोर्ट को डेवलप करना है स्टेट लेवल पे वो देखा जा सके। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड export promotion industrial parks in an attempt to create the required infrastructural facilities for export oriented production. At the suggestion of the Ministry of Commerce, many of the state governments have set up apex level organizations under the chairmanship of chief ministers of chief secretary to consider and sort out problems faced by the exporters importers in the respective states. State level पे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स को एस्टैब्लिश किया गया ताकि वहां पे इजीली एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। जो भी एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको इजीली रिजॉल्व किया जा सके, है ना? क्योंकि हर एक पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स तक तो पहुंच नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर आप एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो काफी टाइम लगता है। तो आपके पास एक कोई ऐसी अथॉरिटी, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो आपकी बात तुरंत सुन सके और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स को एस्टैब्लिश किया गया और एक गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई कि आप एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करिए। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन में इन्वॉल्व है? सबसे पहले तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि हमारा एपेक्स लेवल का इंस्टीट्यूशन है। ठीक, नेक्स्ट हमने किसकी बात करी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको IIFT भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद किसकी बात करी हमने? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स, दैट इज EPIP।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। The state governments have also been appointed nodal officers, that is Niryat Bandhus, for export promotion work. 8 nodal officers have been nominated in the Commerce Ministry for maintaining liaison with state governments in export promotion matters. Thus, export promotion in the country has become a national effort in which the government, trade and industry and the individual state governments all have an important role to play. नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया, नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, जिनको क्या कहा जाता है, निर्यात बंदूस कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह से कम्युनिकेशन प्रॉपरली बैठाने की कोशिश करते हैं बिटवीन कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पहली हमारी कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक, नेक्स्ट हमने किसकी बात करी, IIFT, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करी थी, है ना। थर्ड हमने किसकी बात करी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स, दैट इज EPIP। और लास्ट हमने किसके बारे में डिस्कस किया, निर्यात बंदूस और नोडल ऑफिसर्स, जिनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो अच्छा कम्युनिकेशन बैठा सकें बिटवीन कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। सो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, which has been involved in inculcating quality consciousness and self-discipline among the exporting community, is an important parameter of the export promotion effort. तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल को बेसिकली अपॉइंट किया गया था, यही कह सकते हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि देखती है कि जो भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, एक्सपोर्ट करने लायक है या नहीं है। इसको कौन देखता है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है ना, इंस्पेक्ट करना, जांच करना एक तरीके से। So towards this objective, the Government of India has established the Export Inspection Council under Section 3 of the Export Quality Control and Inspection Act of 1963 to provide for the sound development of export trade in the country. The primary function of Export Inspection Council, that is EIC, as outlined, is to control the activities relating to quality control and pre-shipment inspection of the commodities meant for export. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल क्या है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कंट्रोल एक्ट 1963। और किस लिए अपॉइंट किया गया था, ताकि क्वालिटी पे ध्यान दिया जा सके, जो भी प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के बारे में हमें पता हो। ठीक है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन पे भी ध्यान दिया जाता है। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन मतलब कि जो भी प्रोडक्ट हम शिप करने वाले हैं, मतलब एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उससे पहले प्रोडक्ट को जब इंस्पेक्ट किया जाता है, जांच की जाती है, उसे कहते हैं हम प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट, to ensure a more effective control on exporting activities in different parts of the country, government has set up 5 export inspecting agencies, that is EIAs, 1 each at Kolkata, Chennai, Delhi and Mumbai, under the technical and administrative control of the Export Inspection Council. All EIAs have well-equipped laboratory facilities for testing various export products. The EIAs also undertake inspection on a voluntary basis where desired by foreign buyers. The Government of India has also recognized 21 private inspection agencies and 7 government inspection agencies to supplement the work of quality certification under the Act. यहाँ पे शायद मैं एक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को लिखना भूल गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 ही दिख रही हैं, आप मेंशन कर लीजिएगा। कोची भी एक इंस्पेक्शन एजेंसी है। ठीक है, जब मैं PDF आपको प्रोवाइड करूंगी तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगी, बाकी आप लिख लीजिए। ठीक है, कोची है। ओके, तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल की बात करी।
ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी एजेंसी को सेटअप किया गया था जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर सके, है ना। क्योंकि वही वाली बात है कि अगर हम एक एपेक्स बॉडी बना देंगे वो ही सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, है ना। हमको एक कह सकते हैं कि कंट्री लेवल पे हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने की जरूरत पड़ती है, कुछ एजेंसीज को सेटअप करने की जरूरत पड़ती है जो कि कायदे से या प्रॉपरली पूरी मॉनिटरिंग कर सके, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी इसको सेटअप किया गया। अब ये 5 एजेंसीज हैं जिनको सेटअप किया गया, कहाँ कहाँ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड कोच्चि, ठीक है। और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज का फंक्शन क्या था, बेसिकली वही फंक्शन था जो हमारे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का था, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि ये कंट्री लेवल पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो इनके पास भी प्रॉपरली लेबोरेटरी फैसिलिटीज रहती हैं ताकि वहां पे वो प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सके, देख सके कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है या नहीं, और इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है काफी ब्रॉड लेवल पे होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने 21 प्राइवेट इंस्पेक्शन एजेंसीज को अपॉइंट किया, उनको रिकॉग्निशन दिया। साथ के साथ 7 गवर्नमेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज भी शामिल हुई ताकि जो क्वालिटी है उसको प्रॉपर्ली देखा जा सके और उसके अंडर सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इन इंडिया, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा चैप्टर है उसका नाम ही यही है ना। तो अब डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट को किस तरह प्रमोट किया जाता है इंडिया में, ठीक। सबसे पहले है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, दैट इज EPZs। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी जोन्स बनाए जाते हैं ना, जैसे आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हो गए, ठीक है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो गई, या आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गई, ये सब एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। जितने भी आपकी ड्यूटीज हैं, टैरिफ्स हैं, ये सब यहाँ पे या तो इम्पोज नहीं होते हैं या फिर अगर इम्पोज किए भी जाते हैं तो बहुत ही कम लेवल पे किए जाते हैं ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। EPZs generally offer export oriented investors a host of advantages in relation to the domestic investment environment. Trade transaction costs are normally reduced by allowing for a combination of duty-free imports of raw materials, intermediate goods and capital goods, as well as streamlined and on-site custom services. This enables the product of EPZs to be competitive in terms of both quality and price in the international market. तो देखिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बेसिकली किस लिए बनाई जाती है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है, लेट्स से है रॉ मटेरियल है, ठीक, इंटरमीडिएट गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं, अब अगर हम इनको इंपोर्ट करते हैं तो हमें हेवी ड्यूटी पे करनी पड़ती है, राइट। लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की अगर बात करें, अगर हम इसके अंडर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कैपिटल गुड्स को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये ड्यूटी क्यों नहीं पे करनी पड़ती है, उसके सिंपल रीजन ये है कि यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, और हमें एक्सपोर्ट को अगर प्रमोट करना है तो हमें अपनी ड्यूटीज में रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये सब जोन्स को फॉर्म किया जाता है ताकि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, ठीक। सो इंडिया हैज सेट अप 7 EPZs एट वेरियस सेंटर्स, ठीक है। इंडिया में 7 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स है, देख लेते कहाँ कहाँ है। पहली है कंडला गुजरात में, सांता क्रूज बॉम्बे, फाल्टा वेस्ट बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोचिन केरला, चेन्नई तमिलनाडु एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सो इन सारी जगहों पे EPZs हमारी अवेलेबल हैं, ठीक है। इन सब जगह को याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के बारे में क्वेश्चन आया है, पूछता है, ठीक है। तो इनको मेंशन करना जरूरी है, ठीक।
The Santa Cruz Electronics Export Processing Zone is meant exclusively for exports of electronic goods and gems and jewelry items, whereas all other zones are मल्टी प्रोडक्ट जोन। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो सैंटा क्रूज में हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो बेसिकली किस एरिया में वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और जेम्स एंड ज्वेलरी के एरिया में वर्क करता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं वो मल्टी प्रोडक्ट में वर्क करते हैं, मतलब किसी सिंगल प्रोडक्ट में वर्क नहीं करते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट में वर्क करते हैं, ठीक है। तो इन ऑल अगर मैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात करूं तो ये क्या होते हैं, ऐसे एरियाज जहां पे हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में हेल्प होती है। इनको इसीलिए एस्टैब्लिश किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट को इजीली प्रमोट किया जा सके। अब एक्सपोर्ट को किस तरह से प्रमोट किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए या कैपिटल गुड्स हो गए, इनके ऊपर हमें कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। जब हमें इन पे कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती है तो ये प्रोडक्ट्स हमारे काफी कॉम्पिटिटिव भी हो जाते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस, ठीक। इंडिया में 7 EPZs एस्टैब्लिश्ड हैं, कहाँ कहाँ, कंडला, सैंटा क्रूज, फाल्टा, नोएडा, कोचिन, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, ठीक है। सैंटा क्रूज की बात करें तो ये बेसिकली किसका एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज का। लेकिन बाकी जितने भी हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो मल्टी प्रोडक्ट के एरिया में वर्क करती है, ठीक है। आई होप याद भी हो गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट है हमारा 100% export oriented units, that is EOUs. The next in the chain was setting up 100% export oriented units. The first EOU was set up by Government of India in 1980. EOUs mainly concentrated in textiles and yarn, food processing, electronics, chemicals, plastics, minerals and ओर्स। देखिए जितने भी हम ये जोन्स या यूनिट्स पढ़ेंगे इनके कुछ की पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी आपसे जो डिस्कस की थी कौन सा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, वहां पे बेसिकली क्या की पॉइंट था या क्या कीवर्ड्स थे, वो थे आपके इंपोर्ट किस चीज का करते हैं, रॉ मटेरियल्स का करते हैं, कैपिटल गुड्स का करते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दैट इज योर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर रहता है, टेक्सटाइल एंड यार्न्स के ऊपर रहता है, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, मिनरल्स एंड ओर्स के ऊपर, ठीक है। तो सबके की पॉइंट्स को याद रखिएगा, तो वहां पे लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी और जब याद रहेगी की पॉइंट्स तो आगे एक्सप्लेन भी आप कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो 100% export oriented unit scheme is complementary to the EPZ scheme. It means an industrial unit offering for export its entire production excluding the rejects and items otherwise specifically permitted to be supplied to the domestic tariff area. But unlike the EPZs, the 100% export-oriented units can be set up in any part of India subject to a location criteria. The locational is normally with reference such factors as sources of raw materials, port of export, hinterland facilities, availability of technological skills, existence of industrial parks and the need for a larger area of land for the project. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो हमारी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं हमारी EPZ स्कीम से। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि एक ये साथ के साथ वर्क करती हैं, साथ के साथ चलती हैं, ठीक है। अब EOUs में क्या होता है, बेसिकली जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या एक्सक्लूड किया जाता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स रिजेक्टेड हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमें डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सप्लाई करने हैं, इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है इसको समझिए। देखिए डोमेस्टिक वर्ड से तो समझ में आ गया होगा ना कि नेशनल बाउंड्रीज के अंदर की बात हो रही है, ठीक। टैरिफ एरिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसा एरिया जो कि आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर नहीं आता, मतलब कि जहां पे आपने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए जितने भी जोन्स बनाए हैं, चाहे EPZ बनाया है, SEZ बनाया है, EOU बनाया है, ये जितने भी प्रेमाइसेस के अंदर आते हैं
उन एरिया से बाहर आपको इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना, मतलब कि जो जनरल मार्केट है वहां पे इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। टैरिफ आप कहाँ लगाएंगे, उस जोन में तो टैरिफ लगना नहीं है। टैरिफ कहाँ लगेगा, जो जनरल मार्केट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को भी कहाँ सप्लाई करना है, जनरल मार्केट में सप्लाई करना है। ठीक, तो हमारी जितनी भी EOUs हैं इनको हम कहीं भी इंडिया में स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन बस किसका ध्यान देना है, लोकेशन का ध्यान देने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका जो लोकेशन है वहां पे रॉ मटेरियल की कैसी रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल किस तरह से अवेलेबल है। ठीक है, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट के पास है या नहीं, हिंटरलैंड फैसिलिटीज है कि नहीं, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है कि नहीं है, लार्जर एरिया है कि नहीं है। तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है अगर हमें EOUs को स्टैब्लिश करना है। ठीक, सो आई होप आपको ये EOU समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसका जो मेन पॉइंट है वो रिपीट कर देती हूँ कि जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा सारा का सारा क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन किसको एक्सक्लूड किया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे रिजेक्टेड है, साथ के साथ जो भी हमें प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सप्लाई करने हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिस्कस कर लेते हैं मेजर फैसिलिटीज टू 100% EOUs या EPZs। कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो इनको मिलती हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, प्रपोजल्स फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस आर ग्रांटेड ऑटोमेटिक अप्रूवल विद इन 15 days। In other cases, approvals are granted by Board of Approvals within 45 days। अगर हमें EOUs को स्टैब्लिश करना है या EPZs को स्टैब्लिश करना है और जो भी कंडीशंस अगर उन्हें फुलफिल कर दिया, जो प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशंस को मान लिया, तो हमें अप्रूवल कितने दिन में मिल जाता है, 15 डेज में मिल जाता है। और अगर कुछ ऐसे अदर केसेस रहते हैं जिसमें अप्रूवल में दिक्कत हो रही है या फिर कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो उसमें 45 डेज का टाइम लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नो इम्पोर्ट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स एसेट्रा। कि अगर हम नॉर्मली किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास प्रॉपर इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अगर हम EOUs या EPZs की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप कैपिटल गुड्स को ट्रांसफर करें, चाहे आप रॉ मटेरियल्स मंगवाएं, चाहे आप कंज्यूमेबल्स मंगवाएं। तो ये इसका काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते क्या बोल रहा है, they are exempted from the payment of customs duty on capital goods, raw materials and consumables। ये तो मैंने आपको बताया भी था, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, exemption is also given from payment of excise duty on capital goods, raw materials etc. brought from domestic tariff area। अब आपने अगर कोई प्रोडक्ट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से परचेज किया है, वहां से खरीदा है, और आपको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आपके EOUs या EPZs में हो रही है, तो वहां पे आपको एक्साइज ड्यूटी भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे भी इसकी एग्जेम्पशन मिलती है। तो आप देख रहे हैं ना कितना ज्यादा लिबरलाइज तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। इसीलिए एक्सपोर्ट को यहाँ पे इजिली प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि ना ही इम्पोर्ट के लेके रेस्ट्रिक्शन है और ना ही एक्सपोर्ट को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन है ना। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 50% ऑफ प्रोडक्शन इज परमिटेड क्लियरेंस फॉर डोमेस्टिक सेल एट कंसेशनल रेट्स ऑफ ड्यूटी। अब लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हमें डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना, अपने प्रोडक्शन को सेल करना है, तो 50% तक हमें परमिशन है कि हम वहां पे इजीली सेल कर सकते हैं, वो भी किसमें, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। मतलब आपको थोड़ी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, हालांकि वो कैसी रहेगी, कंसेशनल रेट पे रहेगी, पूरी तरह एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, मुझे पता है क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। हालांकि आपको यहाँ पे पूरा याद ही करना है, लेकिन अगर समझ में आ जाता है तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होती है, राइट। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे भी गए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक भी दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।